नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। दुर्गा पूजा, दीपोत्सव, अक्षय नवमी, परिक्रमा आदि आयोजन निपटने के बाद पुलिस थोड़ी चिंता मुक्त हुई है। अब 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को सकुशल निपटाना चुनौतीपूर्ण है, जिसका रिहर्सल शुरू हो गया है। उत्सवों की नगरी अयोध्या में यूं तो पुलिस प्रशासन के सामने हर दिन एक नई चुनौती रहती है, लेकिन पिछले करीब एक महीने से चुनौतियां काफी बड़ी हैं और विभिन्न आयोजनों पर लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं को सुख चैन से दर्शन कराने, गिनीज बुक में एक और रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद पुलिस ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन अभी उसकी परीक्षा निरंतर जारी है। अब सबसे बड़ी परीक्षा ध्वजारोहण कार्यक्रम की होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। महज 22 दिन शेष इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अवैध सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुफिया एजेंसियों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। पूर्व में हुए प्रधानमंत्री के दौरों से जुड़ी फाइलें पलटने की कवायद भी शुरू हो गई है। राम मंदिर समेत समूची अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ करने के लिए विशेषज्ञों की टीम जुट गई है। देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर एक दिवसीय महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सहित प्रदेश एवं देश के नेताओं ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ऐतिहासिक विजय, विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन। देशवासियों को हृदय तल से बधाई। आप सभी देश का गौरव हैं। भारत माता की जय हो। बता दें कि शेफाली वर्मा 87 रन 2 विकेट और दीप्ति शर्मा 58 रन 5 विकेट के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर एक दिवसीय महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को भारतीय गेंदबाजों ने 45.3 ओवर में 246 के स्कोर पर समेटकर 52 रनों से मुकाबला जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज के लिए बेंच और बार के बीच तालमेल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कानून का शासन इन दोनों संस्थाओं में निहित विवेक और संवेदना के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में कह रहे थे कि कानून का राज बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सबकी संवेदना का प्रतीक है। और इस विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम कानून के शासन की परिकल्पना को सरकार और मूर्त रूप में देख पाते हैं। और सीएम आदित्यनाथ ने बार और बेंच की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बार और बेंच में बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एकीकृत अदालत परिसर बनाना प्रारंभ किया है। हमने 10 जनपदों के लिए एक साथ धनराशि भी जारी की है और इसमें एक ही परिसर में जिला स्तर की सभी अदालतें होंगी। साथ ही परिसर में आवास और अन्य हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं भी उसी परिसर में हम लोगों ने प्रारंभ की हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के प्रांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्त के रूप में, उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है, जिसमें एक ही कैंपस में सभी प्रकार के कोर्स, जिले स्तर के सभी कोर्स होंगे। वहीं पर हमने बार के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। वहीं कैंपस में उनके लिए आवास की सुविधा और अन्य हर प्रकार की सुविधा भी उसी कैंपस में हम लोगों ने प्रारंभ की है। आगरा के खंदौली में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले देवा ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई थानों में हत्या की कोशिश, रंगदारी और लूट जैसे मामले दर्ज हैं। आगरा के कस्बा खंदौली के सेमना रोड पर 2 सप्ताह पूर्व अंधाधुंध फायरिंग करने के मुख्य आरोपी देवा ठाकुर को पुलिस ने मानेसर गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई थानों में हत्या की कोशिश, रंगदारी और लूट जैसे मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस के 22 अक्टूबर की शाम रामनगर निवासी जितेंद्र उपाध्याय बाइक से कहीं जा रहे थे और पेट्रोल पंप के पास देवा ठाकुर और उसके साथी की बाइक उनसे टकरा गई और इन दोनों पक्षों में कहा सुनी और हाथापाई हो गई। सड़क पर मारपीट होते देख दौड़े आसपास के लोगों ने बीच बचाव भी किया और आरोप है कि इसके बाद रात करीब 8 बजे देवा ठाकुर और उसे 3 साथी 2 बाइकों से पहुंचे और सेमरा रोड पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से बाजार में भगदड़ मच गई। आरोपी के खिलाफ थाना खंदौली और थाना कोतवाली में पहले से कई केस दर्ज है। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण रामनगरी में 4 नवंबर दोपहर 12 बजे से यातायात डायवर्जन लागू हो जाएगा, जो 5 नवंबर की रात भीड़ के खत्म होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गोंडा की ओर से पुराना सरयू पुल होकर लता मंगेशकर चौक आने वाले सभी वाहनों को लोलपुर बाईपास होकर भेजा जाएगा। साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से नया घाट और लता मंगेशकर चौक की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी वाहन फाटिक, शिला आश्रम और हनुमान गुफा चौराहा के पास पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। रामघाट चौराहा और तपस्वी छावनी से रामपथ की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और वाहनों को उदय फ्लाईओवर से निकाला जाएगा। गैस गोदाम तिराहा के पास उदय पार्किंग में खड़ा किया जाएगा और इसके अलावा राजघाट और अन्य कई सड़कों पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वाहनों को उदय फ्लाईओवर से निकाला जाएगा और वहीं सरयू में स्नान के लिए कल से तैयारियां शुरू हो रही हैं। लोगों का आना भी शुरू हो गया है। देवरनी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बहन की मौत के बाद उसके शव को देखने जा रहे मामा की रास्ते में अपने ही भांजे से कहासुनी हो गई और गुस्से में भांजे ने हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर मामा की ही हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। देवरनिया थाना क्षेत्र के मोहल्ला शाहबाद निवासी कड़े राम ने बताया कि उसकी बहन सुशीला देवी और बहनोई पीलीभीत से आकर करीब 2.5 महीने से उसके यहाँ रह रहे थे और भांजा सोमपाल नशे का आदी था और बीते 26 अक्टूबर को उसने शराब के नशे में अपनी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जब सुशीला देवी उसे बुझाने पहुंची तो वह गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के लिए उसे बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उसने दम तोड़ दिया और बहन की मौत के बाद उसका शव उसी प्लॉट में रखा गया था, जिस दौरान उसने कुछ दिन पहले खरीदा था और बहन के अंतिम दर्शन के लिए कड़े राम और उसके भाई मोतीराम वहां जा रहे थे और रास्ते में भांजा सोमपाल मिल गया। मोतीराम ने गुस्से में कहा कि उसी की वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसे डंडा मार दिया। इससे बौखलाए सोमपाल ने हाथ में रखे हंसिये से मामा मोतीराम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात के दौरान मोतीराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुशीला देवी और मोतीराम दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदुओं को सुनियोजित ढंग से आपस में लड़वाया गया है ताकि उनसे कभी एकजुटता ना हो सके। उन्होंने कहा कि वे 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जात पात में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेकर यात्रा में निकले हैं। बागेश्वर महाराज ने यह भी कहा कि जो भी हिंदुत्व विचारधारा का है वह यात्रा में सहयोग करे, क्योंकि ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं सभी हिंदुओं की है। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले हिंदुओं का आह्वान करते हुए कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा में कम से कम एक दिन के लिए वे अवश्य आए और किसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति नहीं आ पा सकता है तो वह घर बैठे ही यात्रा का समर्थन कर सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों ने हिंदुओं को जात पात में उलझाया है ताकि वे एकजुट ना हो सके और आपस में लड़ते रहें। उन्होंने कहा कि यात्रा अस्तित्व की लड़ाई के लिए है।
चित्रकूट जिले में झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रोडवेज बस और जीप की आमने सामने की टक्कर में 3 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आज सुबह यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दरअसल झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में खो गांव के नजदीक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस और एक जीप की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में जीप सवार मोहित 14 वर्षीय, उसके सगे भाई सुभाष 6 वर्षीय और उसके चचेरे भाई रोहित 24 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग एंचवारा गांव में ससुराल में किसी समारोह में शामिल होने गए थे और लेकिन उन्हें देर रात घर लौटते समय खो गांव के पास प्रयागराज की तरफ जा रही बस ने उनकी जीप को टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्त नीलम गर्ग निवासी नगला गोवर्धन थाना बरहन की 14,22,000 रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के आदेश पर थाना खंदौली पुलिस द्वारा की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति कृषि भूमि है और उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत विशेष न्यायाधीश अपराध जनित संपत्ति अधिग्रहण न्यायालय आगरा के आदेश पर कुर्क किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नीलम गर्ग अपने पति कुलदीप गर्ग उर्फ मोनू और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करती थी। गिरोह फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि का फर्जी बेनामा कराने, धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एतमादपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के अलावा 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।